नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है और आज मुझे प्रिविलेज मिला है कि मैं अपने फेवरेट प्रोफेसर का इंटरव्यू ले सकूं और आपसे उन्हीं के द्वारा जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन मैं उनसे पूछ सकूं। लेकिन इससे पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा कुछ सर के बारे में जान लेते हैं। तो सर डॉक्टर एस के मिश्रा हमारे प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के, ऑल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। सर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर डॉक्टर होने के साथ साथ वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। भले ही वो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो या कोई और प्रिपरेशन हो, अगर आपके पास कुछ भी सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इंटरव्यू लेने के लिए सर ही एक बेस्ट कैंडिडेट है क्योंकि वो हमें और अच्छे तरीके से इसके बारे में बता पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो है सर कि व्हाट इज द स्कोप आफ्टर बीएचएमएस। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने नया अपना चैनल बनाया, इतने लोगों को आप एजुकेट कर रहे हो या सेंसिटाइज कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्कोप बीएचएमएस के बाद दो तरीके के हो जाते हैं। एक तो आप या तो पीजी करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, या आप प्रैक्टिस के लिए जाते हो। दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। जनरली बच्चे आज की डेट में प्रैक्टिस कम करना चाहते हैं, वो पीजी करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं या और स्किल्ड होना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग पीजी भी एक तरीके का समय कंज्यूम करने के लिए ठीक है, बट उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीजी में भी दो शाखाएं हैं कि आप एक गवर्नमेंट से पीजी करोगे कि प्राइवेट से पीजी करोगे। तो उसके लिए आपकी रैंकिंग के हिसाब से तय होता है ये पीजीटी में। और अभी तो ये बेसिक दो ही चीज़ें होती थी पहले, पर आज के समय में बहुत सारे अलग अलग स्कोप भी आ गए हैं बीएचएमएस के बाद। जैसे अगर कोई मान लीजिए कि इसमें जाना चाहे, मेडिकल टूरिज्म में है स्कोप, क्वालिटी मैनेजमेंट में स्कोप है ना, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में स्कोप है, और आपकी डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें स्कोप है बीएचएमएस के बाद। इसके अलावा आपके क्लिनिकल रिसर्च में स्कोप है और रिसर्च इन होम्योपैथी में स्कोप है। तो बीएचएमएस के बाद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप बिना पीजी किए भी जा सकते हो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे पीजी मैंडेटरी है। तो ये इन नक्शेल आपका एक स्कोप मैंने आपको यहाँ पे बताया है। Sir, our second question is what is the eligibility required for the post of medical officer? तो मेडिकल ऑफिसर जनरली जो पोस्ट निकलती है वो डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस निकालती हैं, जैसे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, डिफरेंट स्टेट कमीशन निकलते हैं। और सेंट्रल में आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। तो ये पोस्ट जो होती है ये आप में इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो बीएचएमएस मांगते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पीजी करने के बाद हमें अपीयर होने का चांस मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएचएमएस है। तो बीएचएमएस डिग्री कोर्स करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप यू आर आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इफ इट इज एडवर्टाइज्ड। Sir, third question is what is the process to become a professor in college like you? तो उसके लिए भी वही तरीका है कि सबसे पहले तो पीजी करना जरूरी है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, बिकॉज प्रोफेसर इज द पोस्ट वेयर वी आर रीचिंग आफ्टर प्रमोशन, गेटिंग प्रमोशन। तो उसमें टायर सिस्टम है, जैसे लेक्चरर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। इस तरीके से कुछ ईयर की सर्विस एलिजिबिलिटी है कि इतनी साल की सर्विस करने के बाद आप वहाँ तक पहुँचोगे। जनरली दिल्ली में 14 ईयर्स के बाद आप प्रोफेसर बनते हो टीचिंग के। और उसके बाद आप सबसे पहले तो पीजी करोगे बीएचएमएस करने के बाद। उसके बाद यूपीएससी समय समय पर एडवर्टीजमेंट निकालता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी ने निकाला है एडवर्टीजमेंट्स होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के लेक्चरर्स के लिए और अलाइड सब्जेक्ट्स के। तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो पीजी करने के बाद। देन यू विल गिव यूपीएससी एग्जाम, उसमें रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। मेडिकल ऑफिसर में भी वही सिस्टम है, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, देन यू विल बी सेलेक्टेड और यू विल बी रिकमेंडेड बाय यूपीएससी फॉर दैट पोस्ट। So what is the difference between selection and recommendation? Is it the same thing? Same thing. But selection is a thing. They are not using the term selection. They are using term recommendation. So, sir, our fourth question is what are the other scopes apart for government jobs? हाँ, तो as I earlier told in my introduction part also कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा प्राइवेट में, जैसे आप सबसे पहले तो आप मान लें कि आपका जो MBA है वो हेल्थ मैनेजमेंट में आप कर सकते हो बीइंग एज ए डॉक्टर। और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे टिस है, सिम्बायोसिस है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। या जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का FMS है,
ये भी एग्जीक्यूटिव कोर्सेज कराता है हमारे यहाँ, तो आप वहाँ अप्लाई करके आप MBA हेल्थ मैनेजमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे आपकी आजकल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो डिग्रीज़ हैं वो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं अवेलेबल, वहाँ पे आप जाके जैसे एनक्वास है, क्वालिटी एसेसर बनते हैं आप, NABH क्वालिटी एसेसर बनते हैं, वहाँ आप जा सकते हो। तो उनके अलग अलग कोर्सेज आपको गूगल पे और हर जगह मिल जाएंगे, तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट में जा सकते हो आफ्टर BHMS। इसके अलावा मेडिकल टूरिज़्म आजकल बहुत अच्छा फील्ड है, और मेडिकल टूरिज़्म अगर आप MBA के बाद एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हो तो एकदम इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा आपको पैकेज देता है। तो मेडिकल टूरिज़्म क्या है कि भाई आपको इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है और जो एक्सपेंसेस हैं वो और कंट्रीज़ की तुलना में सस्ते हैं, कम है। तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और अलग अलग कंट्रीज से लोग आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जो मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने पास डॉक्टर्स रखते हैं कि टू प्रमोट दीज थिंग्स, तो उसमें BHMS डॉक्टर्स भी रखे जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, उसके बाद वो मेडिकल टूरिज्म में एंटर कर सकते हैं और वो मतलब लोगों को इन्वाइट भी कर सकते हैं आने के लिए, फैसिलिटीज बता सकते हैं। तो वो भी एक स्कोप है। एक स्कोप आपका हो गया, जैसे मैंने कहा कि आपको क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, तो ये क्लिनिकल रिसर्च जो है वो एलोपैथिक साइड की क्लिनिकल रिसर्च है। वहाँ पे समय समय पे एलोपैथिक जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, उनको क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर चाहिए होते हैं, तो वो निकालती हैं वैकेंसीज वगैरह। तो आप उसके सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपके मेडिकल अंडर राइटर्स होते हैं, जो आजकल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जो हैं वो रखती हैं। जैसे आपको क्लेम किसी पेशेंट ने लिया तो क्लेम सही है या नहीं है, ये जांचने के लिए, है ना। तो मेडिकल अंडर राइटर्स के लिए इसके लिए आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आपको एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप इंश्योरेंस कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मेडिकल अंडर राइटर। उसके अलावा आप TPA में भी जा सकते हैं। TPA होती है जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए हायर करती है एजेंसीज कंपनीज, तो उसमें भी डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो BHMS के बाद अब आपका बहुत सारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर है, बहुत सारे स्कोप्स आपके बढ़ गए हैं। तो ऐसा कोई निराश होने की जरूरत नहीं कि अगर आप BHMS किए हुए हो तो फिर आपके लिए सिर्फ एक दो ही रास्ते हैं। बट उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चों को अपने इंटर्नशिप तक अपने को पहचानना है कि वो उनके अंदर जो है ना वो किस दिशा में जाने की स्ट्रेंथ है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यू हैव टू राइट डाउन द डायरी या इन चीज़ों का आप एक पेपर पे लिखें जहाँ पे आप बताएं कि इसमें आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस इसमें क्या क्या है। जैसे सबसे पहला तो चीज़ है कि आपका पहले इंटरेस्ट हो गया, दूसरा हो गया कि आपका स्किल, है ना। इंटरेस्ट केवल होना सही नहीं है, स्किल भी है कि नहीं, आप इसमें ट्रेंड है कि नहीं है। तीसरी चीज़ हो गया कि आपका मोटिवेशन, कि आपने किसको आइडियल बनाया हुआ है, आप कैसे किसके हिसाब से बनना चाहते हो। और चौथी चीज़ फिर राइट डायरेक्शन, कि आपको पहले से पता हो। इंटर्नशिप में बहुत बच्चे इंटर्नशिप तक कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। जैसे मानो कि मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि OPD में जब बैठते हैं तो बिल्कुल टिक के बैठते हैं, और मतलब वो बिल्कुल पेशेंट अच्छे से और पूरा, तो उनका एक इंटरेस्ट है उस एरिया में, तो दे आर प्रैक्टिस मटीरियल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं कि इंटर्न्स की जो टीम बनानी है, या जैसे CRs होते हैं या और होते हैं, तो दे हैव मैनेजरियल स्किल्स, तो दे कैन गो टू द मैनेजमेंट साइड। इसी तरीके से कुछ होते हैं जो कि पेशेंट से बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपनी स्किल को आपको डेवलप करना है, और फ्रॉम योर सेकेंड या थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पहचानना है कि आपकी स्किल क्या है। मे बी आपका मन नहीं लगता हो पढ़ने में, या आपको OPD पेशेंट देखने में मन नहीं लगता हो, तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ आप जा सकते हो। तो अपने को आप ऐसे डेवलप कर लोगे इंटर्नशिप तक, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी आपको करना क्या है, उसके आप उस दिशा में वहाँ आराम से आप जा सकते हो। वैसे मेरे पास बच्चे बहुत सारे DM करते हैं, तो मैं काउंसलिंग भी कर लेता हूँ बैठ के। अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब वो मुझसे बात कर लेते हैं या फ़ोन पे बात कर लेते हैं, डिपार्टमेंट में आके भी मिल लेते हैं। तो ये उनको गाइड करने में बड़ा जो है ना अच्छा योगदान रहता है, तो उनको क्लैरिटी आ जाती है कि करना क्या है। तो ये इतनी सारी फील्ड्स हैं आपके प्राइवेट में, और भी कई हैं जिसको मैं अभी यहाँ बता नहीं सकता, बहुत सारे स्कोप हैं। तो उस पर कोई भी एक BHMS पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद उधर वो ज्वाइन कर सकता है, जा सकता है। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, कुछ लोगों का ये होता है कि भैया उनको गवर्नमेंट जॉब ही प्रिफरेबल होती है। तो इसमें एक चीज़ तो आपको जान लेना होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, सीट्स कम है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास आउट डॉक्टर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये करते हैं लोग कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही UPSC की तैयारी करना या AIPGT की करते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले आप अच्छे से पढ़ो फाइनल ईयर तक,
क्योंकि स्किल्ड ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है इसमें। एग्जामिनेशन, क्लिनिकल, वो सारी चीज़ें आप उसको अच्छे से पढ़ो। और साइड बाय साइड अगर आपकी रुचि है, टाइम बचता है, क्योंकि टाइम बचना नहीं चाहिए, बट टाइम अगर बचता है तो आप साथ में जो MCQs आपके हैं, यूपीएससी की बुक्स मिलती हैं बहुत सारी ऐसे। मेरे चैनल होम्योग्राम पे भी मैंने एक दो बुक्स का नाम लिए हुए हैं, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं वो बच्चे। तो उसके हिसाब से आप मानो जैसे आपको सर्जरी पढ़ाई जा रही है 3rd ईयर में, तो सर्जरी जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उससे जाके आप MCQ करके अपने को एसेस कर सकते हो कि आप किस तरीके से उसको कर पा रहे हो। और रही बात इसमें, तो इसमें 2 चरण होते हैं UPSC की तैयारी में। एक तो रिटन होता है, एक होता है इंटरव्यू। तो रिटन की तैयारी की मेथोडोलॉजी अलग है, इंटरव्यू की अलग है। रिटन में आपको जो करना होता है बेसिकली ओवरऑल 12 सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी करनी होती है उसमें, और उसमें भी वेटेज दिया होता है, आप जाके देख सकते हो कि किसमें कितने सवाल आते हैं। तो उसके हिसाब से आपको वो उस तरीके की तैयारी बहुत स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू पार्ट आता है, तो इंटरव्यू में जो रिटन क्वालिफाइड लोग होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। सिंस योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन जज्ड बाय रिटन, तो उसमें ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे नहीं चाहिए होते, वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ज़्यादा देखा जाता है। तो वो चीज़ें, वो पोर्शन आपको UPSC एसेस करता है। तो वो दोनों की तैयारियाँ अलग अलग होती हैं। तो वो करने के बाद आप फिर रेकमेंड होते हो UPSC के द्वारा, और मतलब या अलग अलग स्टेट कमीशंस के द्वारा। कुछ स्टेट कमीशंस में डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, कुछ में केवल रिटन से सिलेक्शन होता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो उसके हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं। बट यही है कि उसमें कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस, मतलब CCC होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। अब ये एक दिन की तैयारी नहीं है, आप पता लगा 5 दिन पढ़ते हो अच्छे से, 6ठे दिन आप उसको ब्रेक कर देते हो, उस तरीके से नहीं। आपको लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, तो आप ज़रूर निकाल सकते हो। सर उसके बाद अब जैसे हमें पता चल चुका है कि तैयारी कैसे करनी है, तो क्वेश्चन आता है कि तैयारी कब शुरू करनी चाहिए और वो कितना समय तैयारी लेती है। इसका जवाब मैंने प्रीवियस आपके आंसर में वैसे भी थोड़ा सा दिया कि तैयारी करने का समय वैसे तो आप समझो कि इंटर्नशिप जब से आपने ज्वाइन की है तब से आप ले सकते हो 1 साल तक का पूरा समय, बहुत सफिशिएंट होता है। अगर आपके पास ज़्यादा बर्डन है इंटर्नशिप में, तो आप फाइनल ईयर से शुरू कर सकते हो तैयारी इसकी। बट वही है कि उन सब्जेक्टों पे ज़्यादा आपको फोकस करना जो पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फाइनल ईयर पढ़ा, रेपर्टरी पढ़ा, या आपने प्रैक्टिस ऑफ ये कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके आप MCQs करके देखें, तो उससे आपको क्या होगा, एक बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके हिसाब से आप अपने को तैयार कर लोगे। उसके बाद जब आपको लगता है कि भाई आपके 4-5 सब्जेक्ट्स तैयार हो गए, तो जो आपके इंटर्नशिप का पीरियड है उसमें भी बचे हुए 6-7 सब्जेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। और हार्डली 1 ईयर में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आप अच्छे तरीके से 8 to 10 आवर्स पढ़ लेते हो। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं चलता कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, या घूम रहे हो और पढ़ भी ले रहे हो, ऐसा नहीं। कमिटेड पूरा जॉब है ये, आपको पूरा कमिटमेंट से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको मतलब वो क्वालिफाई आप कर पाओगे। हाँ। और सर आखिरी सवाल है कि इज इट मैंडेटरी टू डू PG? बहुत बच्चों का ये डाउट भी रहता है। तो जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस के लिए PG की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने लेक्चरशिप की वैकेंसी बताई, उसके लिए PG मैंडेटरी। उसके अलावा जैसे अगर आप मेडिकल अफसर या रिसर्च ऑफिसर का भी एग्जाम देते हैं, रिसर्च ऑफिसर मिनिस्ट्री में जो है वो BHMS मांगते हैं, अदरवाइज रिसर्च ऑफिसर जो CCRH में मांगते हैं, वहाँ पे आपको PG मैंडेटरी होती है। तो ये दोनों रिसर्च ऑफिसर में डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आपको बाकी जो मैंने आपको बताए कोर्सेज, उनमें वो BHMS मांगते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, उसमें PG रिक्वायर्ड नहीं होती है, बहुत जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है। जैसे मान लो बहुत हायर लेवल पे MBA करना है तो वहाँ पे वो PG मांगते हैं, बट इन जनरल वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे वो आप कर सकते हो, और उसको आप मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो जॉब को, है ना। और सर अंत में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो BHMS कर रहे हैं, या जिनको कहीं ना कहीं लगता है कभी कि हमारा MBBS में नहीं हुआ तो मिल गई है और इसकी वैल्यू वो BHMS की नहीं करते हैं, आप क्या बताना चाहते हो उनको? मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आप नीट आपने क्वालिफाई किया है, तो नीट आप क्वालिफाई करके आप यहाँ आए हो, तो आप अपने को अनसक्सेसफुल मत मानो, ठीक है। आपने एक वरीयता दी थी, आपने एक प्रेफरेंस दी थी, आपको वो मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए लाइफ में। और आपको अभी बता दूं मैं कि हिंदुस्तान में 100 मिलियन कम से कम जो है पेशेंट्स हैं जो होम्योपैथी लेते हैं, और इसके अलावा आपके 2 लाख के आसपास, 1.5 to 2 लाख के आसपास रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स हैं, फिर भी 5000:1 का रेशियो है डॉक्टर पेशेंट का। तो आप सोच लो कि कितना स्कोप है। तो प्रैक्टिस में भी पूरा स्कोप है और चीज़ों में स्कोप है। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम फोकस्ड नहीं है, ठीक है। हम कभी इधर कभी उधर, मतलब हमें एक तो खुद पे यकीन नहीं है कि हमें कंपटीशन देकर के यहाँ पे आए हुए, प्लस अपने में विश्वास होने के साथ साथ पढ़ाई, कॉन्फिडेंस के साथ साथ, केवल कॉन्फिडेंस से नहीं होता, आपकी स्टडीज़ को आप फोकस करिए और बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। पहले फोकस तो करिए,
आप सोचते हो कि बिना नींव डाले मकान बन जाएगा, वैसे नहीं बनेगा ना, नींव आपको डालनी पड़ेगी। Yes, sir, तो correct. मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को करना पड़ेगा। बहुत स्कोप है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने लोग आए हैं सबको कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप ये समझो कि आपको सिर्फ हमेशा दिमाग में वही रखना है कि मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हुई, और वो फेलियर्स अपने दिमाग में सोचने हैं, तो वो नेगेटिव थिंकिंग आपको जो है ना वो फिर आगे नहीं बढ़ने देगी। तो वो जो है नेगेटिव थिंकिंग से आप हटो और आगे बढ़ो। बहुत स्कोप है, और हम सब जितने भी आए हैं सब आपकी तरह ही स्टूडेंट रहे हैं। हमारे अंदर भी आपकी तरह कन्फ्यूजन रहा था, पर धीरे 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 हमारे सीनियर्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया, हम आपको गाइड कर रहे हैं। और कभी कोई आवश्यकता हो तो आप कभी भी आप हमसे पूछ, होम्योग्राम में मेरा इंस्टा चैनल भी है और यूट्यूब पे मेरा होम्योग्राम चैनल है, वहाँ कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। तो कोई भी परेशानी होती नहीं, बस ज़रूरत ये है कि आपको पढ़ाई करनी है। एक लास्ट में बात और बताऊंगा कि आप कुछ कॉलेजों में कहते हैं कि भाई हमारे टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं या ये नहीं है वो नहीं, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं। आप कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट करते रहोगे, आपके कंप्लेनिंग एटीट्यूड को यूपीएससी भी देखता है कि ये तो कंप्लेनिंग नेचर का बंदा है, कोई सवाल पूछेगा उसे पता निकाल लेंगे वो। Yes, sir. तो आप कोशिश करो, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतने सारे पढ़ने को मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप निकाल लोगे अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपके अपने अपनी अपनी कमियों को आधार को छुपा के दूसरों के कंधे पे नहीं बंदूक चलाना है। आपको खुद देखना है कि आपको यहाँ पे आपको जो है ना वो पैदाइशी आपको चांदी के चम्मच नहीं मिला है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, खुद कुआं खोदना पड़ेगा, खुद पानी निकालना पड़ेगा। Yes. मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल होगे, Yes. इसमें कोई दो राय नहीं। बेस्ट ऑफ लक। और मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सर ने अपने 21 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस और 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस को इस छोटी सी वीडियो में ढालने की और आप सबको आपके डाउट्स बताने की इतने अच्छे तरीके से कोशिश की है। और मैं आप सबको बता दूं कि सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है होम्योग्राम के नाम से, और आप इंस्टाग्राम पे भी सर को फॉलो कर सकते हैं होम्योग्राम के नाम से, जहाँ पर सर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि एक प्रोफेसर होके और फिर दोबारा से इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना इतना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है। बट तब भी सर ने इतना टाइम निकाला कि अगर वो एक वीडियो शूट कर सकते हैं तो आई होप अगर आपके कोई डाउट हो तो Sure, आप सर sure. से पूछें उनके चैनल पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। बाय।